तो यस 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 वी आर लाइव अगेन। हम लोग बेटा जी लाइव आ चुके हैं। जल्दी से मेरे साथ साथ आप लोग भी क्लास में आ जाइए, और जो जो बच्चे क्लास में आ चुके हैं वो क्लास को एक बार लाइक कर देंगे, क्लास को एक बार शेयर कर देंगे, जिससे कि सारे बच्चे क्लास में आ सकें और क्लास का लुत्फ उठा सकें। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रोज दोपहर को 3 बजे मैं आपके लिए CHSL के लिए क्लास लेके आता हूं, और रोज रात को 9 बजे दिल्ली पुलिस के लिए। लेकिन फिर भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आपका CGL हो, CHSL हो, MTS, GD, रेलवेज, दिल्ली पुलिस, आपका GD का एग्जाम हो, आपका CDS, NDA, JNU, IGNU, यानी कि जिस भी एग्जाम में, चाहे वो CAPF, CISF हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो जहां पर आपकी GK और GS आती है, आप मेरी क्लास को रोज दोपहर को 9:45 पर, गलत बोल गया ना? यस, आप मेरे साथ रोज दोपहर को 3 बजे और शाम को 9 बजे क्लास को अटेंड कर सकते हो। तो चलिए भैया जी, क्लास को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। और ये रहा हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन। क्लास के क्वेश्चन को पहले करने से मैं आपके लिए ना एक 500 MCQs की PDF तैयार करवा रहा हूं, जो आपके आने वाले हर एग्जाम में बहुत आपको मदद कराएगी। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, आपको जाके सिर्फ अड्डा की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। आपने जाके अड्डा की ऐप को डाउनलोड करना है। अगर आप अड्डा की ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको PDF वहां पर मिल जाएगी। सर, अड्डा की ऐप को डाउनलोड कहां से करना है? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, और आपकी लाइव चैट के बिल्कुल ऊपर एक नीली पट्टी पर आपको डाउनलोड ऐप का लिंक दिया है। उस पर क्लिक करना है आपको और ऐप को जाकर डाउनलोड करना है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी के साथ साथ आइए बेटा क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से ये रहा हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन। फरवरी 2022 में नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात निम्नलिखित किसका निधन हुआ है? यानी कि Who among the following personalities known as Nightingale of India passed away in February 2022? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया से मेरे माइंड में 2 नाम आते हैं। पहला आता है सरोजनी नायडू जी का, लेकिन सरोजनी नायडू जी का निधन तो बहुत पहले हो चुका है। तो आपने मुझे बताना है कि 2022 में नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इनमें से किसे कहा जाता है जिनका निधन हुआ है? तो मैं आपको यही बोल रहा हूं कि 500 PDF आपके लिए तैयार हो रही हैं, और अगर आप चाहते हो कि 500 क्वेश्चन की PDF मैं आपको दूं, तो आपको अड्डा की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। यस, वेरी गुड। द करेक्ट आंसर इज लता मंगेशकर इज द करेक्ट आंसर। यहां पर हमारा ए बेटा करेक्ट होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड। इन विच स्टेट कोनार्क डांस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? इनमें से कौन से राज्य में कोनार्क डांस फेस्टिवल मनाया जाता है? मुझे लगता है कि इसका आंसर गलत आप लोग दे नहीं पाएंगे, है ना? आपके बस में नहीं है इसका आंसर गलत देना, क्योंकि सर कोनार्क टेंपल कहां पर है? सर कोनार्क टेंपल सर है उड़ीसा में। तो सर ये बात बहुत सिंपल और लॉजिकल सी हो जाती है। द करेक्ट आंसर इज उड़ीसा। द करेक्ट आंसर इज उड़ीसा। सेकंड इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। अंडर हुज लीडरशिप जैनिज्म स्प्रेड इन साउथ इंडिया? किसकी लीडरशिप में जैनिज्म साउथ इंडिया तक फैला था? जब भी हम जैनिज्म की बात करते हैं, अगर हम मौर्य एम्पायर देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर थे मौर्य एम्पायर के, और वो जैनिज्म के फॉलोवर थे। वहीं पर अशोका बुद्धिज्म के फॉलोवर थे। लेकिन आपने मुझे क्वेश्चन में आंसर यह देना है कि साउथ इंडिया में जैनिज्म को किसने फैलाया? बहुत सारे बच्चे आंसर देंगे चंद्रगुप्त मौर्य, बहुत सारे बच्चे आंसर देंगे चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के एक गुरु थे, स्पिरिचुअल गुरु। उन गुरु का नाम था भद्रबाहु। उन गुरु का नाम था भद्रबाहु, जो एक जैनिज्म को या जैन को मानने वाले, आप मान लीजिए कि मंक तो नहीं कह सकते उनको, लेकिन उनके फॉलोअर थे। तो भद्रबाहु की लीडरशिप में जैनिज्म साउथ इंडिया तक फैला। साउथ इंडिया तक फैला। अगर क्वेश्चन में पूछते ही कौन से डायनेस्टीज या कौन से राजा के अंदर फैला, तो हमारा आंसर चंद्रगुप्त मौर्य होता। लेकिन यहां क्या पूछा है, किसकी लीडरशिप के अंदर जैनिज्म साउथ इंडिया तक गया? राइट आंसर इज बी, भद्रबाहु इज द करेक्ट आंसर। भद्रबाहु इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। चौथा, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मरुस्थल की एकमात्र बड़ी नदी है? जब भी हम इंडियन डेजर्ट की बात करेंगे, जब भी हम इंडियन डेजर्ट की बात करेंगे, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट थार डेजर्ट। इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट थार डेजर्ट, डेफिनेटली। सो थार डेजर्ट यानी कि राजस्थान के अंदर, थार डेजर्ट यानी कि राजस्थान के अंदर
एक ही नदी जो बड़ी पाई जाती है बेटा, जो सिर्फ वहीं पाई जाती है, उसका आंसर आप मुझे दे दीजिए, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज लूनी रिवर इज द करेक्ट आंसर। लूनी रिवर इज द करेक्ट आंसर। लूनी रिवर जो राजस्थान में निकलती है और ये कहीं जाकर गुम हो जाती है। कहते हैं कि रन ऑफ कच्छ में ये जाकर गुम हो जाती है। ठीक है भैया, चलिए करेक्ट राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए अगला। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स आर डेल्ट इन बाय द कल्प सूत्रा। कल्प सूत्र निम्नलिखित में से किस विषयों पर बात करता है या किस विषय से संबंधित है ना भैया। कल्प सूत्र निम्नलिखित में से किसके बारे में बात करता है और किससे संबंधित है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। पीडीएफ अभी तैयार हो रही है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फाइंड करे जा रहे हैं, बहुत जल्दी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसका आंसर हमारा बहुत सिंपल होगा। देखो यहां पर क्या है ना, कल्प सूत्रा में सैक्रिफाइसेस, फैमिली सेरेमनीज, वर्नाज, आश्रम, इन सब की बात करी जाती है। सो यस, द करेक्ट आंसर इज डी। एक्चुअली कल्प सूत्रा आपके रिलीजियस सेरेमनीज, बेसिकली रिलीजियस रिचुअल के बारे में बात करता है। बेसिकली ये रिलीजियस रिचुअल्स के बारे में बात करता है। जैसे आप लोग पूजा पाठ करते हो, वो रिलीजियस रिचुअल है। उस पूजा पाठ भगवान का नाम लेना, उस पूजा पाठ में आपके ये वर्नास का, आश्रम का नाम लेना, फैमिली सेरेमनीज, सैक्रिफाइसेस, ये सारे आपको रिलीजियस रिचुअल में देखने को मिलते हैं। सो यस, द करेक्ट आंसर इज डी। वेरी गुड। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन। अगला, एहोल किसकी राजधानी थी। एहोल इनमें से कौन सी डायनेस्टीज की राजधानी थी। एहोल क्वेश्चन ऐसा है कि जिसको आता है वो तो दे पाएगा, जिसको नहीं आता वो तुक्का भी नहीं मार पाएगा, है कि नहीं। तो बताइए जरा बेटा एक बार। एहोल राइट आंसर इज चालुक्य। नहीं ए राइट आंसर इज चालुक्य। आप मुझे बताइए कि चालुक्य जब अपने फेमस हुआ तो चालुक्य के फाउंडर कौन थे। हु वॉज द फाउंडर ऑफ चालुक्य। क्या इसका आंसर मुझे दे पाएगा कोई। क्या मुझे इसका आंसर दे पाएगा। हु वॉज द फाउंडर ऑफ चालुक्य। राइट आंसर इज पुलकेशिन वन। राइट आंसर इज पुलकेशिन वन इज द करेक्ट आंसर। राइट। देखो भैया, आप लोग सीजीएल, आप लोग सीएचएसएल, यानी कि अगर आप एसएससी के सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, आप साथ साथ रेलवेज की तैयारी कर रहे हो, आप उसके साथ साथ ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हो, आप उसके साथ साथ इग्नू, जेएनयू, सीएपीएफ, आईबी, सीआईएसएफ, सीडीएस, एनडीए, तो आप एवरीडे मेरी क्लास रोज शाम को 9 बजे और दोपहर को 3 बजे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है भैया, चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। 7वां, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड टाइटल कब मिला। रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड टाइटल किस ईयर के अंदर मिला, जरा बताइए मुझे क्या आंसर होगा। रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड टाइटल कब मिला, जल्दी बोलिए बेटा। और किसने दिया रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड टाइटल। अंग्रेजों ने। किसने दिया बेटा, अंग्रेजों ने। राइट। तो अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं यहां पर रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात करता हूं, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हमारे देश का नेशनल एंथम भी लिखा है, नेशनल सॉन्ग लिखा है, नेशनल एंथम। राइट, जनगण मन, सिंपली बात है। इनको मिला है नोबेल प्राइज। इनको मिला था नोबेल प्राइज। कब मिला था, 1913 में। इनको मिला नाइटहुड का टाइटल। इन्हें मिला नाइटहुड का टाइटल कब मिला, 1915 के अंदर मिला। तो यस, द करेक्ट आंसर इज 1915। लेकिन 1919 में जलियांवाला बाग के कांड के बाद इन्होंने नाइटहुड का टाइटल लौटा दिया और इन्होंने यह बोला कि भैया तुम लोग जो हमारे देश में इतनी बर्बरता करके लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर सकते हो, तो हमें तुम्हारे टाइटल की, हमें तुम्हारे इस तरह के सपोर्ट की या फिर इस तरह के रिस्पेक्ट की कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि आप जब हमारे कंट्री के लोगों की इज्जत नहीं करो तो हमें आपका टाइटल नहीं चाहिए। राइट, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 8वां। आजाद हिंद फौज वॉज फॉर्म्ड इन विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज। मेरा आपसे क्वेश्चन ये रहेगा, आजाद हिंद फौज या फिर इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए के फाउंडर कौन है। इसका आंसर दिया जल्दी मुझे आप।
देखो इसका आंसर दोगे, राइट आंसर इसका है सिंगापुर, इसका राइट आंसर है सिंगापुर। आजाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी सिंगापुर के अंदर बनाई गई थी, जहां पर हिंदू मतलब इंडियन जो उनके वॉर के पकड़े हुए लोग थे, है ना, पीओडब्ल्यूज प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स को पकड़ा हुआ था इंडियंस को, तो वहां पर जो लोग इंडियंस थे उन्होंने मिलकर बनाई। आपने मुझे बताना है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ आईएनए। सब बच्चे बोले सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस नहीं बेटा, गलत आंसर आपका। आजाद हिंद फौज को मोहन सिंह ने स्थापना करी, आजाद हिंद फौज की मोहन सिंह ने स्थापना करी। इनके साथ रास बिहारी बोस भी थे, इनके साथ रास बिहारी भी थे, ठीक है। और साथ साथ जब क्या होता है ना, कुछ समय के बाद मोहन सिंह की जापान के लीडर से या जापान के जो आर्मी के हेड्स थे उनसे बननी खत्म होगी, तो उन्होंने मोहन सिंह को जेल के अंदर बंद कर दिया और डिस्बैंडेड कर दिया, आईएनए को बंद कर दिया। लेकिन जब 1943 के अंदर, फिर 1943 के अंदर सुभाष चंद्र बोस ने इसको रीस्टार्ट किया और इसकी कमान संभाली। तो सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए की फाउंडेशन नहीं करी थी, फाउंडेशन मोहन सिंह ने करी थी, बात को ध्यान रखेंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर हमारा 9वां आपके सामने है, देखो थोड़ा पढ़ लो इसके बारे में क्या बोल रहा है। इंग्लिश में काम चला लीजिए, हिंदी बता दूंगा आपको। 1942 में फॉर्मेशन करी गई मोहन सिंह के अंडर बाय इंडियन पीओडब्ल्यूज प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स, जिसको ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने, मतलब ब्रिटिश इंडियन आर्मी के थे, उनको कैप्चर किया था जापान के अंदर और उनको सिंगापुर में शुरुआत करी गई, ठीक है। आईएनए जब बनाई गई तो रास बिहारी बोस और मोहन सिंह के द्वारा बनाई गई थी। इसे कोलैप्स करा दिसंबर में क्योंकि कोई डिफरेंसेस आ गए थे मोहन सिंह के बीच में और जापान के लीडरशिप के बीच में, जापानी मिलिट्री के बीच में। इसके बाद यह आईएनए की कमान सुभाष चंद्र बोस को दी गई, कौन से साल में, 1943 में। जहां जहां मैंने नीचे लाइन लगाई है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, क्या भैया, भारतीय अशांति का जनक। अब ये भारतीय अशांति को नेगेटिव मत लेके जाना, बेसिकली ये भारतीय अशांति फैलाई गई थी, लोगों को बताया गया था कि आप लोग अंग्रेजों के अधीन हैं, तो जागिए और देखिए कि आपके आसपास क्या हो रहा है, जागिए और देखिए कि आपके आसपास क्या हो रहा है। तो इसके आंसर क्या होगा बेटा, द करेक्ट आंसर इज बाल गंगाधर तिलक इज द करेक्ट आंसर। बाल गंगाधर तिलक इज द 100 ना बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन हमारा बेटा यहां पर डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारतीय संविधान में, इसका ध्यान रखेंगे बेटा एक बार आप, कि डेली क्लास, ये गलत लिखा है यहां पर, डेली क्लास रोज दोपहर को 3 बजे और शाम को 9 बजे आप मेरे साथ रोज जुड़ेंगे, ठीक है भैया। चलिए, गुड गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बताइए बेटा क्या आंसर होगा इसका, क्या बोल रहे हो, 11। देखो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन यह आता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जब संविधान बना तो क्या अवेलेबल थी या नहीं थी। फंडामेंटल ड्यूटीज को भारतीय संविधान में 1976 में ऐड किया गया, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया। तो सर अगर 10 किया तो 11 आंसर करेक्ट कैसे बोल रहे हो आप। उसके बाद 2002 के अंदर एक फंडामेंटल ड्यूटी को और ऐड किया गया। अब इन दोनों को मिलकर टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज बन जाती हैं, ठीक है भैया। ये था 42nd अमेंडमेंट एक्ट और ये था 86th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है भैया, राइट। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, आप लोग मुझे इसका आंसर दीजिए, है ना भैया। ये 5 बजे लिखा हुआ आ रहा है, जबकि क्लास रोज दोपहर को 3 बजे होती है और फिर क्लास शाम को 9 बजे होती है, राइट। अब सारे बच्चे एक बार क्लास को, अपनी उंगली के इस हिस्से को जोर देकर क्लास को एक बार लाइक कर देंगे और क्लास को एक बार शेयर कर देंगे। इसी के साथ साथ मैं एक बार तो क्लास ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, मैं दोबारा एक बार बच्चों के साथ क्लास को शेयर करना चाहूंगा, जिससे कि सारे बच्चे क्लास में आ जाएं, जिससे कि सारे बच्चे जो क्लास में आना चाहते हैं वो क्लास में आ जाए। ये मैंने टेलीग्राम पर क्लास को शेयर कर दिया, जीएस बाय साहिल मदान में हमारी क्लास ये चली गई है कि भैया जी वी आर लाइव, और आज लिखते हैं कि जल्दी आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ, है कि नहीं। बहुत बढ़िया। देखो आप अगर चाहो तो मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, जीएस बाय साहिल मदान मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है, वहां के जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए, राइट आंसर इज, क्या बोल रहा भैया, अच्छा क्या लिखा है, एट विच बुद्धिस्ट साइट ऑफ इंडिया। अच्छा, अरे भैया कोई दिक्कत नहीं है, कि बुद्धा ने अपना पहला उपदेश, कि बुद्धा ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया, ये टुनटुनी क्यों बज गई इस समय, बुद्धा ने अपना पहला उपदेश दिया कहां बेटा, सारनाथ में। कहां दिया बेटा जी, सारनाथ में। करेक्ट आंसर इज सारनाथ,
फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। देखो आप पलट के भी नहीं देख रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि सब बच्चे आंसर सही दे रहे होंगे, है ना। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। बोध गया में उन्होंने एनलाइटमेंट करी थी। बोध गया बिहार में है, ठीक है। बोध गया बिहार में है, उन्होंने बोध गया में एनलाइटमेंट करी थी, ठीक है। डेली क्लास 3 बजे और 9 बजे। वेरी गुड वेरी गुड। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? हु रोट गीता रहस्य? क्या बात है। गीता रहस्य एक क्रांतिकारी के द्वारा लिखी गई थी और कहां लिखी गई थी? जब वो जेल में थे। गीता रहस्य एक क्रांतिकारी के द्वारा लिखी गई थी जब वो जेल में थे। आपने मुझे यह बताना है, आपने मुझे यह बताना है कि वो क्रांतिकारी कौन थे। बहुत सिंपल ही क्वेश्चन है और आप मुझे सिंपल तरीके से आंसर देंगे। इसका आंसर क्या है? जिस बच्चे ने पढ़ाई करी है, वेरी 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 गुड। बाल गंगाधर तिलक इज द करेक्ट आंसर। बाल गंगाधर तिलक या बीजी तिलक इज द करेक्ट आंसर। जरा अगर पढ़ते हैं कि क्या था क्या नहीं था। देखो आपके सामने आपको दिखाया था मैं, देखो ये रही आपकी वो बुक, ये आपका गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, है ना। क्या है भैया? श्रीमद् भागवत गीता रहस्य भारतीय समाज सुधारक और स्वतंत्रता कार्यकर्ता बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई थी। मराठी में। कहां लिखी गई थी बेटा? ये मराठी में लिखी गई थी। ध्यान रखना मराठी में है ये। और ये कहां लिखी गई थी? जब वो मांडले यानी कि बर्मा के जेल में थे। जब वो मंडले यानी कि जो बर्मा के अंदर जेल है वहां पर लिखी गई थी। हो सकता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि गीता रहस्य बुक जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई है वो कौन सी भाषा में है? सर वो मराठी में है। कहां लिखी गई है? मंडले जेल बर्मा में लिखी गई है। करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। अंत्योदय अन्ना योजना AAY सरकार द्वारा किससे लड़ाई करने के लिए शुरू की गई है? जब भी सरकार कोई स्कीम निकालती है, सरकार का एक बिहाइंड ऑब्जेक्टिव चल रहा होता है कि हम लोग स्कीम किसके लिए निकाल रहे हैं, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि सरकार ने अंत्योदय अन्ना योजना स्कीम किसके लिए निकाली है? बेरोजगारी से लड़ने के लिए। वेरी वेरी गुड वेरी वेरी गुड। अंत्योदय अन्ना योजना के अंदर गरीब लोगों को सब्सिडाइज्ड क्या मिलता है? फूड प्रोवाइड करती है सरकार। तो डेफिनेटली भैया वो चाहते हैं गरीबी से लड़ा जाए। तो राइट आंसर इज गरीबी। बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार, लास्ट सेंसस 2011 में हुई है। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में सेक्स रेशो क्या है? 940 फीमेल्स पे 1000 मेल्स, 740 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, 640 फीमेल पर 1000 मेल्स या 840 फीमेल पर 1000 मेल्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको एक बात समझाता हूं आज। राइट आंसर है 940/1000। ये हमारे यहां की देश की सेक्स रेशो है कि 940 फीमेल है और 1000 मेल है। ये आपका रेशो चल रहा है। अभी ना रिसेंटली कुछ समय पहले एक न्यूज आई थी कि कुछ महीने के लिए फीमेल की जनसंख्या भारत के अंदर बढ़ गई है। आपने अखबार की कटिंग का आंसर एग्जाम में नहीं देना। एग्जाम में आपको 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा और आपने सेंसस के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन हमारा 15वां। आइए। सैम बोलता है कि सामने वाले अपने इंसान को, सैम टॉक्स अबाउट एन एग्जांपल ऑफ एन इग्नियस रॉक्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी। सैम एक बंदे को बता रहा है कि ये एग्जांपल है इग्नियस रॉक्स का या आग्नेय चट्टानों का। तो सैम अप्रोक्सीमेटली इन चारों में से कौन सी चट्टान के बारे में बात कर रहा है? सैंडस्टोन के बारे में, बसाल्ट के बारे में, लाइमस्टोन के बारे में या फिर मार्बल के बारे में? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वेरी गुड। द करेक्ट आंसर इज बसाल्ट। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़े। चलिए इसके बाद आप थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि भैया आग्नेय चट्टाने या फिर उनको हम 3 मुख्य चट्टानों के प्रकार हैं, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक ये। और आग्नेय चट्टानों को प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है। आग्नेय चट्टानों को प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है। मैं आपके ना इस यहां पर आपके एग्जांपल्स हैं, मैं एग्जांपल्स पर स्टार बना रहा हूं, वो आपकी इंपॉर्टेंट रॉक्स हैं, एग्जाम में आती हैं। पहला बसाल्ट डेफिनेटली आता है। दूसरा आपका गैब्रू, ये दूसरा ये भी आता है। ग्रेनाइट भी आता है। फिर आपका इसके अंदर ये आपका डायोराइट भी आता है। आपका पैग्माटाइट पूछते हैं और पेरिडोटाइट पूछते हैं। ये आपके एग्जाम के अंदर आते हैं। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम में काम आएगा आपका। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। द फाइनेंशियल ईयर इन इंडियन इकोनॉमी, फाइनेंशियल ईयर इन इंडियन इकोनॉमी का टाइम पीरियड क्या होता है? आपने कभी कभी देखा होगा ना कि ऐसा नहीं बोलते कि 2011 में स्कीम निकाली गई, ऐसे लिखा होता है कि 2011 और 2012। क्यों लिखते हैं ऐसा? क्योंकि ये एक फाइनेंशियल ईयर की बात करता है
क्योंकि ये एक भारत में फाइनेंशियल ईयर की बात करता है। आप मुझे बताइए कि भारत का फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है और कब एंड होता है? भारत का फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है और कब एंड होता है? द करेक्ट आंसर इज 1 अप्रैल टू 31 मार्च इज द करेक्ट आंसर। ये आपका 2011-2012 यहां पर लिखा है, तो ये यहां पर आपका 1 मार्च 2011 में स्टार्ट होगा और आपका फर्स्ट गलत बोल गया ना मैं, हाँ, आपका 1 अप्रैल 2011 में स्टार्ट होगा और 31 मार्च और आपका 31 मार्च 2012 में खत्म होगा। राइट, चलिए बेटा अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन हमारा 17वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट ऑफ ओरिजिन ऑफ ओडिसी डांस? ओडिसी एक क्लासिकल डांस है। एक बात तो भाई देख क्लियर है, अगर जिसने इसका आंसर गलत दिया उसका एग्जाम पास नहीं हो रहा इस बार, क्योंकि इसका आंसर मुझे लगता है कि कोई भी बच्चा गलत दे ही नहीं सकता, है ना। अभी मैं कल आपके क्लास पे कमेंट पढ़ रहा था, एक बच्चे ने कमेंट लिखा कि सर आप बोर्ड के सामने खड़े हो जाते हो, हम आंसर दे कैसे? दे भाई, मैं साइड हो गया, अब आंसर दे लो। यस, वेरी गुड वेरी गुड। द करेक्ट आंसर इज उड़ीसा। द करेक्ट आंसर इज उड़ीसा। डेफिनेटली उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 18वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ मिशेल ओबामा? मिशेल ओबामा कौन है? मिशेल ओबामा इज द वाइफ ऑफ बराक ओबामा। बराक ओबामा फॉर्मर यूएसए प्रेसिडेंट है, जो 2 बार अपने टर्म पूरी करके प्रेसिडेंट रहे। अब यूएसए में क्या होता है ना, यूएसए में सिर्फ प्रेसिडेंट 2 बार ही बन सकते हैं, नहीं तो वो और भी रहते हैं। हमारे इंडिया में तो जितना मर्जी, हमारे को दिक्कत नहीं है, हमारे इंडिया में जितने मर्जी अनलिमिटेड बन सकते हो आप। तो इसका आंसर क्या है? हमारे पास इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखो यहां पर दिया गया है ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, अ स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस। बेटा ये बायोग्राफी है बराक ओबामा की, ये बायोग्राफी है बराक ओबामा की, ठीक है, ये बराक ओबामा के बारे में है। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है बिकमिंग हमारा करेक्ट आंसर है, सी इज द करेक्ट आंसर। मिशेल ओबामा की जो बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, उसका नाम है बिकमिंग। द करेक्ट आंसर इज सी, बी नहीं। ये गलती आप नहीं करेंगे दोबारा। लास्ट मैंने क्लास में क्वेश्चन पूछा था कि बराक ओबामा की बायोग्राफी का नाम बताइए, तो आपका आंसर तब ये सही था, लेकिन अभी मिशेल ओबामा का है, तो करेक्ट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 19वां, अ हाइब्रिड कंप्यूटर, ये क्वेश्चन कंप्यूटर का आ गया। अ हाइब्रिड कंप्यूटर, द वन विच एग्जिबिट्स द फीचर ऑफ। एक हाइब्रिड कंप्यूटर का नाम दिया गया है, एक हाइब्रिड कंप्यूटर करके नाम दिया गया है। आप मुझे बताइए कि हाइब्रिड कंप्यूटर के फीचर्स क्या क्या होते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर के फीचर्स बताइए आप, इनमें से कौन कौन से होंगे? क्या हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग होगा ओनली, या ओनली डिजिटल होगा, या दोनों होगा? भैया हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग प्लस डिजिटल, हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग प्लस डिजिटल, इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि एनालॉग और डिजिटल दोनों कैसे दिखते हैं। आइए जरा आगे बढ़े एक बार। ये देखिए, ये आपके सामने ये एग्जांपल, दिस इज द एग्जांपल ऑफ एनालॉग, दिस इज द एग्जांपल ऑफ एनालॉग कंप्यूटर, दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। राइट, ध्यान रखेंगे बात को, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन? जैसे आप गूगल पर सर्च करते हो, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसएससी सीएचएसएल, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसएससी सीजीएल, विच वन इज बेटर, सीएचएसएल और सीजीएल, विच वन इज बेटर, यूपीएससी और सीजीएल। अच्छा, आप में से कौन कौन बच्चा यूपीएससी की तैयारी भी करना चाहता है? आप में से कौन कौन बच्चा यूपीएससी की तैयारी भी करने के सपने देखता है कि मैं एक दिन यूपीएससी की तैयारी करके आईएएस का एग्जाम निकालूंगा और जाकर बनूंगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट? बताइए बेटा, आप में से कौन बनना चाहता है? जल्दी बोलिए। यहां पर आपके सामने गूगल सर एक सर्च इंजन है, सर बाइडू एक सर्च इंजन है, सर याहू एक सर्च, यहां पर चैट जीपीटी अभी न्यूज में बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है। सो चैट जीपीटी आपका यहां पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या है? बोट है, बोट। यह आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बोट है। अब सर बोट क्या होता है? यह आपकी वेबसाइट से कनेक्ट हो सकता है, यह आपकी वेबसाइट से कनेक्ट हो सकता है, लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बोट है, ये सर्च इंजन नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। बहुत सारे बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, पहले एक नौकरी पक्की कर लो सीएचएसएल में, सीजीएल में, उसके बाद यूपीएससी की तैयारी में लग जाना। जो बच्चा सीजीएल की तैयारी कर रहा है, जो बच्चा यूपीएससी की तैयारी भी करना चाहता है, आप मेरे साथ टेलीग्राम पर कनेक्ट हो सकते हो, आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो, क्योंकि मैं यूपीएससी के बच्चों को भी इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं और मुझे पूरा आइडिया है कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर हमारा 21वां, हु अमंग द फॉलोइंग परसुएडेड
महात्मा गांधी टू अलाउ वुमेन टू ज्वाइन सोल्ट सत्याग्रह। सोल्ट सत्याग्रह मतलब आपका डांडी मार्च वाला सिस्टम, जब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया। तो आपने मुझे यह बताना है, आपने मुझे यह बताना है कि वुमेन को अलाउड किया जाए, ये गांधी जी को किसने मनाई है? गांधी जी मान नहीं रहे थे, गांधी जी को यह बात किसने मनाई? देखो बेटा, आपके सामने नाम लिखा है जीएस बाय साहिल मदान। इसी नाम से आप मेरे साथ अड्डा की ऐप पर कनेक्ट कर सकते हो, और इसी नाम से आप मेरा टेलीग्राम भी सर्च कर सकते हो। अगर मैं इसकी बात करूं, राइट आंसर इज कमला देवी चट्टोपाध्याय इज द करेक्ट आंसर। कमला देवी चट्टोपाध्याय इज द करेक्ट आंसर। कभी कभी क्या होता है, बच्चों को पिक्चर दिखा के ना बच्चों को शक्ल याद हो जाती है। यह आपके सामने जो ये पिक्चर है, यह है सरोजनी नायडू जी, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, और आपके सामने ये जो पिक्चर है बेटा, यह है पिक्चर आपके चट्टोपाध्याय जी की, कमला देवी चट्टोपाध्याय जी की। करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। भरतनाट्यम एक क्लासिकल डांस है, कौन से स्टेट का है? भरतनाट्यम कौन से स्टेट का क्लासिकल डांस है? भरतनाट्यम इन चारों में से कौन से स्टेट का क्लासिकल डांस है? बताइए बेटा, क्या आंसर होगा जल्दी से। देखो, असम का है सत्रिया, असम का तो है सत्रिया, ठीक है। मणिपुर का है मणिपुरी, तो ये दोनों तो गलत हो गए। द करेक्ट आंसर इज सेकंड, तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। बच्चे तमिलनाडु बोल रहे हैं, वेरी गुड, वेरी 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 गुड। क्वेश्चन नंबर हमारा यहां पर आएगा 23वां। चलिए, फ्रॉम विच कंट्री द मेथड ऑफ इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट? क्या बात है, यहां पर प्रेसिडेंट के महाभियोग की बात करी गई है। प्रेसिडेंट का महाभियोग यानी कि आर्टिकल 61, यानी कि आर्टिकल 61। प्रेसिडेंट को इंपीच करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है। प्रेसिडेंट को इंपीच करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है। और यस, ये लिया गया यूएसए से, ये लिया गया यूएसए से। तो यूएसए से इसके अलावा और क्या के लिए गए? यूएसए से इसके अलावा और क्या के लिए गए, जरा हम ये जानना चाहें। जैसे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जैसे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी यूएसए से लिया गया है। उसके बाद जुडिशियल रिव्यू, उसके बाद जुडिशियल रिव्यू यूएसए से लिया गया है। 1, 2। इसके अलावा अगर मैं आपसे आगे बात करूं तो जरा आप मुझे बताइए बेटा कि यूएसए हमने और क्या क्या लिया है? जुडिशियल रिव्यू लिया है, हमने ये लिया है। इसके बाद हमने फंडामेंटल राइट्स भी लिए हैं यहीं से ही। इसके बाद हमने फंडामेंटल राइट्स भी यहीं से लिए हैं। तो यस, द करेक्ट आंसर इज ए, यूएसए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 24th। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ, अरे वाह क्या बात है, ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो संविधान बनाया, ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो संविधान बनाया, उस कमेटी के संविधान के बनाने को चेक करने के लिए कमेटी बनाई गई। तो उस कमेटी के अध्यक्ष का नाम बताइए। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष का नाम क्या था? बी आर अंबेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष का नाम था बी आर अंबेडकर। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ड्राफ्ट बना, उसको चेक करने के लिए कमेटी बनाई गई। अगर उसको चेक करने के लिए कमेटी बनाएंगे तो बहुत सिंपल लॉजिक है मेरे भाई, आपका बी आर अंबेडकर आंसर नहीं होगा। मतलब मानो कि मैं किसी कमेटी का अध्यक्ष हूं और मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया। अब उस डॉक्यूमेंट को चेक करने के लिए क्या मुझे अध्यक्ष बनाएंगे? बिल्कुल नहीं बनाएंगे, बिकॉज द करेक्ट आंसर इज सर ए के या सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इज द करेक्ट आंसर। यहां पर आपका बी आंसर करेक्ट होगा। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन। एक्स की उम्र 10 साल है और एक्स एक फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है। एक्स एक फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है। इसमें से आप मुझे बताइए कि एक्स के कौन से फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन हो रहा है। एक्स की उम्र 10 साल है और एक्स एक फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है। तो आप मुझे बताइए कि एक्स के कौन से फंडामेंटल राइट को यहां पर वायोलेट किया जा रहा है। बताइए बेटा क्या आंसर होगा जल्दी से। एक्स के कौन से फंडामेंटल राइट को यहां पर वायोलेट किया जा रहा है, इसका जल्दी से आप मुझे आंसर देंगे फटाफट से। यहां पर देखो आपके सामने क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ना भैया ये नहीं है। यहां पर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, जो आपके आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 जिसके बारे में बात करते हैं, यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर, फोर्स्ड लेबर, इसके बारे में जो बात होती है, ये डेफिनेटली आपका आंसर यहां पर हो गया बी। ये आपका आंसर हो गया बी, राइट। चलिए, जब आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आपके आर्टिकल 25 की बात कर रहा है, 25 से लेकर 28 तक की। आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी 14 की बात कर रहा है, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 की बात कर रहा है। ठीक है भैया, चलिए, तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? एक तो मैं क्लास में यही करता रह जाऊंगा आज, है गलती मैंने ये कर दी कि मैंने 3 की जगह 5 लिख दिया। अब वो गलती मुझे ठीक करनी पड़ रही है।
क्लास ना बफर कर रही है बीच बीच में, अब नहीं कर रही, एक बार आप देख लो चक्कर। तो क्या किया जाए, वाइट ही लाइट, एक बार देख लो। राइट, भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री, अरे क्या बात है, भारतीय संविधान में प्राइम मिनिस्टर हो या कोई और मिनिस्टर हो, भारतीय संविधान में प्राइम मिनिस्टर हो या कोई और मिनिस्टर हो, इनकी नियुक्ति सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति करेगा। इनकी नियुक्ति सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति करेगा। एंड यस, द करेक्ट आंसर इज कहां लिखा भैया, भारत के राष्ट्रपति इज द करेक्ट आंसर। भारत के राष्ट्रपति इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी गुड। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन आइए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज झूमिंग कल्टीवेशन इज नोन एज कोनुकू। पहले तो यह पता होना चाहिए कि झूमिंग कल्टीवेशन क्या होती है। आपने सुना होगा ना कि स्लैश एंड बर्न, आपने सुना होगा ना कि स्लैश एंड बर्न एक एक्टिविटी होती है कि पहले खेती करी, खेती करने के बाद खेती को काटा, और जो उसके बाद उसका रेजिड्यू बच गया या उसका जो बचा हुआ सामान बच गया, आप उसको काटने की बजाय, उससे मेहनत करने की बजाय उसको जला देते हैं। जलाने से क्या होता है कि जलाने से कुछ समय तो मिट्टी को न्यूट्रिशन मिल जाता है, लेकिन लंबे समय में क्या होता है, वो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर का जो एरिया खत्म हो जाता है। और भारत में जिसको हम झूम कल्टीवेशन बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न बोलते हैं, भारत के अंदर नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये सबसे ज्यादा एक्टिविटी करी जाती है। लेकिन वेनेजुएला में इसको क्या बोलते हैं बेटा, वेनेजुएला के अंदर इसको बोलते हैं कोनोकू। तो राइट आंसर इज थर्ड। अगला क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद पंचायत। भारतीय संविधान का कौन सा पार्ट पंचायत को लेकर काम करता है। ठीक है, यह बात 1992 की है। 1992 के अंदर 73वां संशोधन आया जिसने पंचायत के बारे में बात करी। इसने पंचायत को एक लीगल स्टैचर प्रोवाइड किया पूरे देश में। ठीक है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जब ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट आया, पंचायत बनाई गई, तो इसका एक पार्ट बना, वो पार्ट था पार्ट 9वां। इसका स्केड्यूल बना, इसका स्केड्यूल था 11वां। अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि नगर पालिका के बारे में या म्युनिसिपालिटी के बारे में, नगर पालिका के बारे में या म्युनिसिपालिटी के बारे में, तो बेटा ये भी 73वां संशोधन ही है, ये भी 73वां संशोधन ही है, लेकिन ये भी 1992 में हुआ। लेकिन इसका पार्ट बना 9A और इसका स्केड्यूल बना 12। ध्यान रखेंगे बात को। तो करेक्ट आंसर इज पार्ट 9, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, पार्ट 9। वेरी 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 गुड। आइए बेटा नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 29वां। गिर नेशनल पार्क इन चारों में से किसके लिए फेमस है। गिर नेशनल पार्क इन चारों में से, पहले बात करें गिर नेशनल पार्क कहां पर है। गिर नेशनल पार्क सर कहां पर है। गिर नेशनल पार्क बेटा जी गुजरात में है। गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। एंड इट इज फेमस फॉर एशियाटिक लायंस। इट इज फेमस फॉर एशियाटिक लायंस, एशियाई शेरों के लिए, एशियाई शेरों के लिए फेमस है। आपके CHSL के एग्जाम में 25 क्वेश्चन आएंगे। आपके CHSL के एग्जाम में 25 क्वेश्चन आएंगे टीयर 1 में। मैं अभी तक आपकी 40 क्लासें ले चुका हूं। मैं अभी तक आपकी टोटल अराउंड 40 क्लासें ले चुका हूं। अभी मैं आपकी 50 क्लासें और लूंगा, और हो सकता है कि कुल मिला के मैं आपकी टोटल 100 क्लासें लूं। मैं हर क्लास में आपको 40 क्वेश्चन कराता हूं। तो 100 इंटू 40 कितने हो गए बेटा, 4000 हो गए। क्या हो गए बेटा, 4000 हो गए हैं। अगर मैं इसको 25 से डिवाइड करूं, अगर मैं 4000 क्वेश्चन आपको करवा देता हूं, अगर मैंने आपको 4000 क्वेश्चन करवा दिए, तो एक बात तो पक्की है कि आपके एग्जाम के 25 में से 20 क्वेश्चन इन 4000 क्वेश्चन में ही सही आएंगे। आपके 25 में से 20 क्वेश्चन इन 4000 क्वेश्चन में से ही आएंगे। आपको बात लिख कर दे रहा हूं। एंड यस, द करेक्ट आंसर इज दी नेक्स्ट। क्वेश्चन हमारा 30वां। इनमें से कौन सा आर्टिकल यह बोलता है कि इंडिया में एक मंत्रिमंडल होगा, कि भारत के पार्लियामेंट में एक मंत्रिमंडल होगा, और उस मंत्रिमंडल का जो हेड होगा वो होगा प्राइम मिनिस्टर, जो एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को, जो एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट को उनकी एडवाइस माननी पड़ेगी, और प्रेसिडेंट को उनकी एडवाइस माननी पड़ेगी। वेरी सिंपल, आर्टिकल 74 इज द करेक्ट आंसर। वेरी सिंपल, आर्टिकल 74 इज द करेक्ट आंसर। 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज हम 40 की जगह 45 क्वेश्चन करने वाले हैं। आज मैं आपको क्लास के एंड में फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड 5 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कराऊंगा करंट अफेयर के पार्ट को लेकर। तो सब बच्चे आखिरी तक रुकेंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को एक बार और शेयर मार दो, और क्लास को एक बार सारे बच्चे लाइक भी कर दो। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन। हाँ जी बेटा नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर हमारा 31वां। विच रिवर इज नोन एज हैंडमेड ऑफ नर्मदा। विच रिवर इज नोन एज
हैंडमेड ऑफ नर्मदा। बच्चे कहेंगे सर बार बार आप 5 को घटाकर 3 कर रहे हो, हमको पता लग गया कि 3 बजे आप क्लास लेते हो और आप उसके बाद 9 बजे क्लास लेते हो, पता लग गया ना आपको, वेरी गुड। बताइए, देखो भैया, यहां पर आपकी साउथ इंडिया, यहां पर आपकी बह रही है नर्मदा, ये सतपुरा और विंध्यास के बीच में, यहां आपकी बह रही है तापी। तो तापी रिवर को नर्मदा की दासी, तापी रिवर को नर्मदा की दासी या नर्मदा की हैंडमेड कहा जाता है। नर्मदा और तापी दोनों की बात करूं तो इन दोनों को ट्विन सिस्टर्स, जुड़वा बहनें भी कहते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए बेटा अगला क्वेश्चन। अब आपके सामने क्वेश्चन क्या है भैया, थोड़ा जरा ये देख लो। ये आपकी यहां पर विंध्यास रेंज, यहां पर आपकी सतपुरा रेंज, यहां पर आपकी एक रिवर जो है नर्मदा, और नर्मदा के नीचे बेटा कौन सी रिवर है आपकी, सर ये वाली, ये है ताप्ती। तो इन दोनों को ट्विन सिस्टर्स, जुड़वा बहनें कहा जाता है। ताप्ती को नर्मदा की दासी कहा जाता है, नर्मदा की हैंडमेड कहा जाता है। चलिए इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए। व्हेन वर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा हेल्ड। लोकसभा के पहले इलेक्शन इनमें से कौन से साल में हुए थे। लोकसभा के पहले इलेक्शन इनमें से कौन से साल में हुए थे। जल्दी से आप मुझे आंसर देंगे और बात यहां पर खत्म, और बात यहां पर खत्म। जल्दी बोलिए बेटा। देखो, वैसे तो इलेक्शन 1951 से लेकर 1952 तक इसका प्रोसेस चला, लेकिन अकॉर्डिंग टू एसएससी द करेक्ट आंसर इज 1952। अकॉर्डिंग टू एसएससी द करेक्ट आंसर इज 1952। ठीक है भैया। एंड अरे चला गया। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन यह आ जाए कि लोकसभा की पहली बैठक, अगर एग्जाम में क्वेश्चन यह आ जाए कि लोकसभा की पहली बैठक कब हुई, तो लोकसभा की पहली बैठक 1952 में हुई। ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। हु इलेक्ट्स द मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। यानी देखो, अब राज्य, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। लोकसभा के अंदर आप डायरेक्ट इलेक्शन, यानी कि प्रत्यक्ष इलेक्शन के द्वारा, डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा आप चुने जाते हो। राज्यसभा के अंदर इलेक्शन इनडायरेक्ट होते हैं। यानी कि इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि जब जनता डायरेक्टली इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही, जब जनता डायरेक्टली इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही, तो उसको हम बोलते हैं कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस। ठीक है। तो इनडायरेक्ट इलेक्शंस तो हो रहे हैं, लेकिन राज्यसभा के मेंबर को चुन कौन रहा है। हमारे राज्य में, हमारे राज्य के अंदर जो विधानसभा होती है, हमारे राज्य के अंदर जो विधानसभा होती है, उनके मेंबर्स राज्यसभा के मेंबर को चुन के भेजते हैं। राज्यों की विधानसभाएं, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य राज्यसभा के मेंबर को चुनकर भेजते हैं। द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट आइए बेटा अगला क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम बताइए। भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम बताइए। अगर आप इस साल CHSL 2023 पार करना चाहते हैं तो बेटा आज ही जाकर एकलव्य बैच में, आज ही जाके एकलव्य 2.0 बैच में, अगर आपने इस बार पक्का करना है तो जाके बेटा जी CHSL महापैक में, जाके बेटा जी CHSL महापैक में जाके अपना एनरोलमेंट कर लीजिए। कोड कौन सा लगाएंगे, कोड लगाएंगे Y724। इसका आंसर क्या है, सुकुमार सेन। सुकुमार सेन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सुकुमार सेन, ऑप्शन नंबर बी इज 100% करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 35वां। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेरेनियल रिवर सिस्टम। भारत के अंदर दो प्रकार की, भारत के अंदर रिवर पाई है दो प्रकार की। एक हिमालयन रिवर पाई जाती है, एक हिमालयन रिवर सिस्टम है जो 12 महीने तक बहती है, और एक आपका साउथ इंडिया, एक आपका साउथ इंडिया का रिवर सिस्टम है जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं पेनिनसुलर, जिसको हम प्यार से बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, जिसको हम प्यार से बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम 12 महीने नहीं बहता। तो इनमें से कौन सी नदी है जो हिमालय की होगी? इनमें से एक ही नदी है सिंधु नदी। इनमें से एक ही नदी सिंधु नदी जो तिब्बत से निकलती है, इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर में एंटर करती है, फिर उसके बाद पाकिस्तान में जाती है, पाकिस्तान के बाद अरेबियन सी में, अरब सागर में अपने पानी को डिस्चार्ज कर देती है, अरेबियन सी में अपने पानी को छोड़ देती है। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 36वां। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील विद द राइट टू इक्वेलिटी। राइट टू इक्वेलिटी के साथ, राइट टू इक्वेलिटी के साथ इनमें से कौन से आर्टिकल रिलेटेड है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 25, आर्टिकल 21। मैंने आपको हमेशा क्या बोला है कि आपकी पॉलिटी के आर्टिकल की तैयारी तब होती है जब आप करेक्ट आर्टिकल के साथ साथ बाकी आर्टिकल के मुझे आंसर दे दें।
यहां पर आर्टिकल क्या 9 क्या है बेटा, राइट टू फ्रीडम। यहां पे आपका आर्टिकल 19 क्या, राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 25 क्या बेटा, आर्टिकल 25 से 28 आपके बात करता है फ्रीडम की। किसके फ्रीडम की, रिलीजियस फ्रीडम। किसकी बेटा, बात करेगा रिलीजियस फ्रीडम की। इसके साथ साथ आर्टिकल आपका 21 ये बात करेगा राइट टू लाइफ की, ये बात करता है जीने के अधिकार की, राइट टू लाइफ की। यस, द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी की, समानता की बात आर्टिकल 14 करता है। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन। हु हैज टू रिजाइन when no confidence motion is passed in Lok Sabha? Very good point in this question to understand and remember. No confidence motion सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर ही पास किया जा सकता है। जब भी आप लोकसभा के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास करेंगे तो नो कॉन्फिडेंस मोशन को स्वीकार करना है कि नहीं करना, यह अधिकार लोकसभा के स्पीकर के पास है। लोकसभा के स्पीकर के जाने से पहले आपको उस पर्चे पर, नो कॉन्फिडेंस मोशन के रेजोल्यूशन पर आपको 50 लोगों के सिग्नेचर करवाने पड़ते हैं। लेकिन अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पूरी प्रक्रिया से पास हो जाए तो क्या होगा, तो वहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, यानी कि मंत्रिमंडल को, मंत्री परिषद को या मंत्रिमंडल को के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन देना पड़ेगा। मतलब सरकार गिर जाएगी, मतलब सरकार गिर जाएगी। अब जब सरकार गिर जाती है तो क्या होता है, जब सरकार गिर जाती है तो प्रेसिडेंट दोनों पार्टी को, बड़ी पार्टी को और अपोजिशन पार्टी को इनवाइट करता है। क्या आप दोनों मिलकर पार्टी बनाना चाहते हैं, क्या आप दोनों मिलकर सरकार बनाना चाहते हैं? अगर आंसर आता है यस तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति उनको मौका देगा। लेकिन अगर कोई भी राजी नहीं होता तो फिर क्या होगा, तो फिर फ्रेश इलेक्शन करवाए जाएंगे, तो फिर फ्रेश इलेक्शन करवाए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द टोटल वैल्यू ऑफ कंपनीज एसेट्स माइनस इट्स लायबिलिटीज? किसी कंपनी की संपत्ति में से, किसी कंपनी की संपत्ति में से क्या माइनस किया जाए? अगर उसकी देनदारी को, अगर उसकी देनदारी को माइनस कर दूं, किसी कंपनी की, यार किसी पर्सन की अगर टोटल एसेट्स में से मैं उसकी लायबिलिटीज को माइनस कर दूं तो क्या निकल कर आएगा? बहुत सिंपल आंसर है। क्या निकल के आएगा बेटा? आंसर निकल कर आएगा नेट वर्थ, कि उस कंपनी की टोटल वर्थ कितनी है। जब मैं टोटल एसेट्स में से, टोटल लायबिलिटीज, टोटल लेनदारी में से, टोटल संपत्ति में से देनदारी को माइनस कर दूंगा तो क्या निकल कर आएगा? नेट वर्थ निकल के आएगा। करेक्ट आंसर इज सी। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर, हमारे इसमें सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 39। हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा? क्या होता है, कभी कभी लोकसभा के अंदर एक बिल पास हुआ, वो गया राज्यसभा के अंदर, राज्यसभा डीठ पास नहीं कर रही, तो लोकसभा के अंदर जो लोग बैठे हैं वो राष्ट्रपति को बोलेंगे, राष्ट्रपति साहब जॉइंट सिटिंग बुलाओ। तो कौन सा आर्टिकल है जॉइंट सिटिंग का? आर्टिकल 108 के अंदर जॉइंट सिटिंग होता है। क्वेश्चन आता है हु कैन कॉल द जॉइंट सिटिंग, कि जॉइंट सिटिंग को कौन बुलाएगा? जॉइंट सिटिंग को कौन बुलाएगा? जॉइंट सिटिंग को बुलाएगा राष्ट्रपति, जॉइंट सिटिंग को बुलाएगा राष्ट्रपति। जॉइंट सिटिंग का अध्यक्ष कौन बनेगा? जॉइंट सिटिंग का अध्यक्ष कौन बनेगा? कि हु विल प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सिटिंग? करेक्ट आंसर इज लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर बनेगा। क्या क्वेश्चन पूछा भाई? वेरी गुड, सिंपल आंसर इज स्पीकर ऑफ लोकसभा इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। लेकिन एक बात बताओ, अगर लोकसभा का स्पीकर अवेलेबल नहीं है तो कौन बनेगा? डिप्टी स्पीकर बनेगा। अगर डिप्टी स्पीकर भी अवेलेबल नहीं है तो कौन बनेगा? तो राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन बनेगा। चेयरमैन नहीं बनेगा क्योंकि चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट है, तो फिर राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन बनेगा। समझे? चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 40वां। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर? इनमें से अकबर के 9 रत्न थे। अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न था अकबर का फाइनेंस मिनिस्टर। आप मुझे बताइए कि अकबर का फाइनेंस मिनिस्टर इनमें से कौन था? द करेक्ट आंसर इज टोडरमल। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए इसके बाद ये 9 रत्न से जरा देख लीजिए 9 रत्न कौन कौन से। अबुल फजल जो अकबर का प्राइम मिनिस्टर था, फैजी जो अकबर का पोएट था और एजुकेशन मिनिस्टर था, और अकबर के बच्चों का एक ही मेंटोर भी था। इसके साथ साथ तानसेन अकबर में सिंगर था, हिंदू सिंगर। बिरबल जो आपका फॉरेन मिनिस्टर था अकबर का। टोडरमल फाइनेंस मिनिस्टर। राजा मानसिंह जनरल ऑफ आर्मी। अब्दुल रहीम खाने खाना डिफेंस मिनिस्टर ऑफ अकबर। फकीर अजियाउद्दीन यानी कि रिलीजियस मिनिस्टर ऑफ अकबर। मुल्ला दो प्याजा होम मिनिस्टर। ये 9 रत्न है, इसको नाम रट लो, ये आपके एग्जाम में आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। इसके बाद आप सबके लिए साहिल सर लेकर आ रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। आज की क्लास के 5 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आज के एमसीक्यूज के अंदर हम फीफा वर्ल्ड कप कवर करेंगे। क्या करेंगे बेटा? फीफा वर्ल्ड कप कवर करेंगे। आइए नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन। फीफा वर्ल्ड कप में
यंगेस्ट प्लेयर का अवार्ड जीतने वाले बंदे का नाम बताइए। फीफा वर्ल्ड कप में यंगेस्ट बंदे का यानी कि यंगेस्ट प्लेयर का अवार्ड किसको मिला? फीफा वर्ल्ड कप में यंगेस्ट प्लेयर का अवार्ड किसको मिला? द करेक्ट आंसर इज एंजो फर्नांडिस इज द करेक्ट आंसर। कभी कभी क्या होता है कि फोटो से आपके माइंड में आंसर जुड़ जाता है। ये फोटो है एंजो फर्नांडिस, यहां लिखा हुआ है फीफा यंग प्लेयर अवार्ड गोज टू एंजो फर्नांडिस, और ये आपके सामने एंजो फर्नांडिस खुद आए हैं आपको बताने के लिए कि ये अवार्ड मुझे मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन। इन द 2022 वर्ल्ड कप हु वॉन द सिल्वर बूट? जो सबसे ज्यादा बूट करता है, जो सबसे ज्यादा आपके गोल करता है, वो होता है बेटा जी गोल्डन बूट। जो सेकंड पे आएगा उसको मिलेंगे सिल्वर बूट। तो गोल्डन बूट किसको मिला ये नहीं बताऊंगा। सिल्वर बूट किसको मिला? सर सिल्वर बूट मिला लियोन मेसी को। सर सिल्वर बूट मिला लियोन मेसी को, ठीक है। इसके साथ साथ आज हम गोल्डन बूट की बात भी कर लेंगे। तो ये रहे आपके सामने लियोन मेसी, द मोस्ट फेमस प्लेयर इन द फुटबॉल हिस्ट्री, और ये बिलोंग करते हैं अर्जेंटीना से। इसका आंसर आपके सामने लिखा हुआ सिल्वर बूट अवार्ड गोज टू लियोनेल मेसी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। इसके बाद काइलिन मबापे जो फ्रांस के इस समय सबसे फेमस फुटबॉल प्लेयर बन चुके हैं, इनको मिला है गोल्डन बूट, इनको मिला है गोल्डन बूट। तो ध्यान रखेंगे बात को, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएंगे। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन। विच नेशन मेड डेब्यू इन 2022 फीफा वर्ल्ड कप? इनमें से कौन से नेशन ने 2022 में फीफा वर्ल्ड कप में अपना पहला फीफा वर्ल्ड कप खेला है? जल्दी बताइए, बोलो बेटा। राइट आंसर इज कतर। क्या बात है। अब देखो आयरनी क्या है कि कतर में इस बार वर्ल्ड कप हुआ, कतर में ही इस बार वर्ल्ड कप हुआ, और कतर का पहला वर्ल्ड कप था, और कतर का फीफा का पहला वर्ल्ड कप भी था। क्या बात है। करेक्ट आंसर इज कतर। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 44th। हु इज द ऑल टाइम लीडिंग वर्ल्ड कप स्कोरर? अगर मैं सिर्फ वर्ल्ड कप की बात करूं तो वर्ल्ड कप, सारे वर्ल्ड कप को मिला के आज तक सबसे ज्यादा गोल किसने माने हैं? एग्जांपल दे देता हूं, हिंट दे देता हूं। वो प्लेयर जर्मनी से बिलोंग करता है, वो प्लेयर जर्मनी से बिलोंग करता है। अगर वो प्लेयर जर्मनी से बिलोंग करता है तो सिंपलीफाइड आंसर क्या होगा? यहां पर आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं हो सकते, मबाप्पे नहीं हो सकते, मेसी नहीं हो सकते। रोनाल्डो पोर्टुगाल से है, लियोनेल मेसी अर्जेंटीना से है, काइलिन मबाप्पे फ्रांस से है। करेक्ट आंसर इज मिरोस्लाव क्लोस इज द करेक्ट आंसर। मिरोस्लाव क्लोस ए इज द करेक्ट आंसर, जो बिलोंग करते हैं जर्मनी से। राइट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द रनर अप ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2022 फाइनल? 2022 का जो फाइनल हुआ कतर वर्ल्ड कप, वो कौन सी दो कंट्री के बीच में हुआ? बेटा वो हुआ एक अर्जेंटीना के बीच में, वो हुआ एक अर्जेंटीना के बीच में, और वो हुआ फ्रांस के बीच में, और वो हुआ फ्रांस के बीच में। द करेक्ट आंसर इज फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो जरा मुझे बताइए एक बार आपकी, आपको आज की क्लास लेकर मजा आया या नहीं आया? आज की क्लास में मैंने थोड़ी स्पीड फास्ट रखी। कल को रहते 35 क्वेश्चन, आज करें 45 क्वेश्चन। हम धीरे धीरे इसको 45 की जगह 50 भी लेकर आएंगे। थोड़ी स्पीड ऐसी रहेगी अब क्लासेस में। अब आप मुझे बताइए आपको क्लास के अंदर मजा आया या आपको क्लास के अंदर मजा नहीं आया? अगर आपको क्लास के अंदर मजा आया तो क्लास को आप लाइक भी करेंगे और उन्हें बाकी दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। इसके साथ साथ अगर इस बार आप CHSL की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको बोलूंगा जाइए आज ही CHSL का महापैक लीजिए। जाइए आज ही CHSL का महापैक लीजिए, और इस बार आपके सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमारी। और अगर आप इस बार मेरा कोड लगाकर CHSL का महापैक लेते हैं, एनरोलमेंट करते हैं, तो आपको पर्सनल मेंटरशिप देने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं अपने कंधों पर, और इस बार आपका CHSL क्रैक करवाया जाएगा और आपको एग्जाम में एक सरकारी नौकरी दिलाई जाएगी। अगर आप चाहते हैं इस बार CHSL का महापैक परचेज करना तो आपने कुछ नहीं करना, आप कोड लगाएंगे Y724। मैं आपको क्यों बोल रहा हूं CHSL महापैक लेने के लिए? क्योंकि अभी चल रही है डबल वैलिडिटी। आपको मिलेगा 80% का डिस्काउंट प्लस डबल वैलिडिटी, लेकिन आपको मेरा कोड लगाना पड़ेगा। कोड क्या सर आपका? Y724 इज माई कोड। आइए जरा एक बार मैं दिखाया तो आपको CHSL का महापैक आपको कहां से मिलेगा। आपने जाना है गूगल की वेबसाइट पर, आप जाएंगे अड्डा की वेबसाइट पर, आप यहां पर ऑल कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, आप जाएंगे SSC पर, सामने CHSL, आपके सामने आपको CHSL का महापैक मिलेगा। आपको महापैक के अंदर मिलता क्या पहले जरा ये देख लेते हैं। अभी तक हमने एकलव्य लॉन्च किया, एकलव्य 2.0 लॉन्च किया।
तो आप एकलव्य भी आपको मैं दिलवा दूंगा इसके अंदर, एकलव्य 2.0 में आपको इसके अंदर दिलवा दूंगा। आपको मेरी पर्सनल मेंटरशिप के साथ साथ अभी हमने एकलव्य का क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, जो 20 तारीख से मेरी क्लासेस उसमें स्टार्ट होने वाली है। मैं आपको एकलव्य का क्रैश कोर्स भी, यानी कि CHSL का क्रैश कोर्स भी इसी महापैक में इंक्लूड करवा दूंगा। तो भैया जी, अगर आपको महापैक लेना है इस बार, अगर आपको CHSL क्रैक करना है, तो आपको एकलव्य 2.0, आपको CHSL का Tier 1 Tier 2 की प्रॉपर टेस्ट सीरीज, आपको प्रॉपर कंप्लीट वीडियो कोर्स आपको एग्जैक्टली मिल जाएगा। लेकिन आपने ये सब के लिए करना क्या है बेटा जी, देखो आपने यहां पर बाय नाउ पर क्लिक करना है। अभी देखो आपके सामने डबल वैलिडिटी चल रही है, आपने यहां पर एक कोड लगाना है। वो कोड क्या है, Y724 वो कोड है। आप इस कोड को लगाएंगे, आपको देखने को मिलेगा कि ये प्राइस अपने आप बहुत कम हो जाएगा, ये प्राइस अपने आप बहुत कम हो जाएगा। मैं आपको दिखा दूंगा जरा कि किसकी बात कर रहा हूं, क्या बात कर रहा हूं, क्यों बात कर रहा हूं। एंड यस, यहां बात कर रहे हैं CHSL के महापैक की, जिसमें चल रही है अभी डबल वैलिडिटी, जिसमें चल रही है अभी डबल वैलिडिटी, यानी कि अगर आप 6 महीने का लेंगे तो 12 महीने का, 12 महीने का लेंगे 24 महीने का। आप भी तैयारी कीजिए, अपने बहन भाई को भी कराइए। इसका प्राइस 6,399 का है, ये 1471 का हो जाएगा। कैसे, आपने मेरा कोड लगाना है Y724, आप मेरा कोड लगाएंगे और उसके बाद CHSL में सिलेक्शन आपका पक्का, क्योंकि जिसने ये बेटा ये कोड लगा डाला उसकी लाइफ झींगा लाला, राइट। तो बेटा इसी के साथ साथ आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल फॉर योर एग्जाम्स, फॉर योर प्रिपरेशन, फॉर योर फ्यूचर। अगर आप इस बार CHSL में तैयारी चाहते हैं तो CHSL के महापैक में एनरोलमेंट कीजिए और आपको मिलेगा, अगर आप मेरा कोड लगाएंगे Y724 तो आपको मिलता है 80% का डिस्काउंट। जो 6400 का कोर्स आपको मिलेगा सिर्फ 1471 रुपए का, राइट। और इसके साथ साथ मैं आपके लिए एक PDF का इंतजाम कर रहा हूं, जिसके अंदर मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट PDF दूंगा। उस PDF को पाने के लिए भाई साहब, उस PDF के लिए पाने के लिए आपको अड्डा की ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। आज ही आप मेरी इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, जाके उससे अड्डा की ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां पर मैं आपको जबरदस्त तरीके की, शानदार तरीके की PDF दूंगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो आज के लिए बेटा इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड जय हिंद, लव यू ऑल। चलिए।